मित्रों नमस्कार। कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, इसलिए हमें उस बातचीत को रोकना पड़ा और हम पुनः प्रस्तुत हैं। साथियों, नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित एकाग्र की यह छठी कड़ी है और इसमें उनकी कविताओं और उनकी शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ यतीश कुमार जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यतीश कुमार जी लगातार साहित्यिक समाज में सक्रिय हैं और अन्यत्र भी कई तरह से साहित्य को लेकर उत्साहित हैं और अपने हिसाब से साहित्य में अपनी दखल रखते हैं। नरेश सक्सेना जी से इनकी कई मुलाकातें हैं, जबलपुर में, कोलकाता में, रायपुर में और अन्यत्र। नरेश सक्सेना किस तरह अलग अलग पीढ़ी के लोगों से अपना संबंध बनाते हैं, एक सहज भाव के साथ लोगों से जुड़ते हैं, इसे हम समझ सकते हैं। पूर्व के भी जो वक्तागण आए अलग अलग अनुशासनों से, वहां भी हमें यह मिलन की सुगंध, परिचय की गंध सहज ही कहीं न कहीं आत्मविभोर कर देती है। एक बड़ा रचनाकार कैसे एक बड़े वर्ग को जोड़कर चलता है, इसे हम नरेश जी की शख्सियत से जान समझ सकते हैं। यतीश कुमार जी का आज का वक्तव्य संस्मरणात्मक भी होगा और आलोचनात्मक भी। वे उनके स्वभाव, उनसे अपनी भेंट के बारे में बातचीत करेंगे और उनकी कविताओं को लेकर भी। तो आइए मित्रों, हम यतीश कुमार जी के पास चलते हैं और उनसे नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित उनका वक्तव्य सुनते हैं। यतीश कुमार जी, स्वागत। सर्वप्रथम ज्ञान सुलभ पुस्तकालय अर्पण जी, आपका बहुत बहुत आभार कि मुझे इस महत्वपूर्ण पटल पर कुछ भी कहने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि नरेश जी इतने बड़े शख्सियत हैं कि उनके बारे में मुझ जैसा नव आगंतुक कभी कुछ भी कहे बहुत कम होगा। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और मैं आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो मेरा वक्तव्य होगा वो संस्मरणात्मक होगा। मेरी जो भी उनके साथ जो भी मैं सीख पाया हूँ हल्का फुल्का, उसके बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन वक्तव्य के पहले मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लाइनें, उनकी पंक्तियां जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं या मुझे करती रही हैं, उनका कुछ पाठ छोटा सा करूं मैं, ताकि हम फिर आगे सुचारू रूप से बढ़ पाए। तो जो बहुत बड़ी कविता उनकी है पार, और उसकी दो पंक्तियां हैं शुरुआत वाली कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। ये दो वक्तव्य अपने आप में बहुत बड़ी कविता है। और ये कैसे लिखा होगा उन्होंने, ये मैं तो कम से कम नहीं सोच पाता हूं। इनकी एक और कविता है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वह अर्थ समझता है। और ये कविता खासकर इनके जो समुद्र पर हो रही बारिश और सुनो चारुशीला दोनों में है। और ये जो मैंने जितना पढ़ा उतना पहली किताब में है, और 20 साल के बाद वो कविता पूरी हुई है। तो ये दिखाता है कि कवि कितने सालों तक एक कविता पे काम कर रहा होगा। आगे दो चार और पंक्ति सुनाना चाहूंगा कि बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं, अजीब बात है पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। अब ये ऐसी पंक्तियां हैं कि आप मतलब ये आपकी दृष्टि को बदल देते हैं। आपको ऐसा लिखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की जरूरत है, जो एक सच्चा कवि ही कर सकता है। अगर ऐसा लिखे कि दीमक को पढ़ना नहीं आता, वो विचार जाती है पूरी किताबें। तो देखिए अब एक एक लाइन जो है पूरा का पूरा मुहावरा है, पूरी किताब है। तो मैं संक्षिप्त नरेश जी की जो यात्रा रही है उसके बारे में बताते हुए मेरा उनके साथ जो संस्मरण है उसको
मैं टच करूंगा, फिर मैं कविता पे आऊंगा। तो जैसा कि विदित है कि ग्वालियर में 1939 में जन्मे, जबलपुर में उन्होंने बी सिविल इंजीनियरिंग किया, कोलकाता में उसके बाद पढ़े, तो कोलकाता में वहाँ यहाँ संबंध बनता है। बड़े भाई उनके जो थे वो थोड़ी मोड़ी कविता करते थे, और वहां से वो मतलब उनको थोड़ा सा आकर्षण कविता की ओर हुआ। जैसा कि सब जानते हैं कि नरेश जी कविता, नाटक और फिल्म निर्माण, संपादन, संगीत सब में उनका हस्तक्षेप है, और कमांड रखते हैं इन सब चीजों पे। उन्हें जब पहला सम्मान मिला, पहल सम्मान, तब तक उनकी कोई किताब नहीं आई थी। ये हम सब जो अभी कविता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि कविता में कितनी ताकत है कि इसे किताब के सहारे की जरूरत नहीं। कविता से कवि बनता है, किसी किताब से तो उसके बाद में। तो ये सम्मान इस बात का प्रमाण है। जितना मुझे पता है कि इंटरमीडिएट में थे जबलपुर में, जब उन्होंने ज्ञानोदय में रमा सिंह जी का कुछ मुक्तक पढ़ा और उनको लगा कि यह मुक्तक, ऐसा मुक्तक तो मैं भी लिख सकता हूं, और उन्होंने तुरंत 20 मुक्तक भेज दिए ज्ञानोदय को, और ज्ञानोदय ने उनमें से 4 मुक्तक छापे 1958 में। आप समझिए 58 से यहां तक 64 साल की उनकी यात्रा है। मैं 45 साल का हूं। तो इतना बड़ा हस्तक्षेप, इतना बड़ा फलक, और मुझ जैसे नाचीज को आज मौका मिला है उन पर बात करने का। जबलपुर में विनोद कुमार शुक्ल उस समय एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रहे थे, दोनों में मित्रता हुई, दोनों परसाई जी के सानिध्य में गए, परसाई जी के सानिध्य में मुक्तिबोध से मुलाकात हुई, और वहां से नई कविता या मतलब विज्ञान, तकनीक, और जो आज हम नरेश जी को जानते हैं जिस खास वजह से, वो उनको वहां मुक्तिबोध के उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, वो वहां से उनका पूरा टर्निंग पॉइंट था। वो एक इंसिडेंस है, वैसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो परसाई जी के घर गए हुए थे। फिर परसाई जी ने कहा कि इनको रिक्शे पे ले जाओ, तो मुक्तिबोध ने कहा नहीं, मैं पैदल ही चलूंगा। एक प्रकाशक के यहाँ जाना था, तो पैदल चले। तो मुक्तिबोध जी ने पूछा इनसे कि भैया आप क्या करते हैं? तो बोले मैं पढ़ता हूँ सर, मैं बी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? तो बोले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो सब्जेक्ट्स का नाम बताए। फिर कहे उनका तुम्हारी कविता में क्या स्थान है, कहाँ पे है? वहां पे नरेश सर को एक झटका सा लगा, अवाक रह गए कि अरे ये दृष्टि तो मुझे मिली नहीं या दिखी नहीं अभी तक। और आज मैं देख रहा हूं कि जो दृष्टि उनकी कविताओं में दिखता है, मुझे चीटिया कविता, जो भी कविता उठा लीजिए, वो दृष्टि कविता पढ़ने के बाद लगता है कि अरे ये दृष्टि तो मेरे पास नहीं। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो एक और प्रसंग इस तरह से है कि गोभी के फूल पर दोनों मित्र ने बोला कि भाई कल हम कविता लिख के लाएंगे। तो नरेश जी ने बोला भाई कि अगले अगले दिन कि धरती का फूल है गोभी, क्योंकि इसका कोई तना नहीं है। तो विनोद जी सुने और चुप रह गए, जैसे वो बंधे हुए आदमी हैं, अंदर बिल्कुल ज्यादा खुलते नहीं है। तो वो भी इसी तरह से बिल्कुल शांत बोले मुझसे लिखी नहीं गई कविता। तो बोले कुछ तो सुनाइए भाई। तो विनोद जी ने बोला कि अगर ये फूल है तो इसे कोट के बटन होल में कैसे लगाऊं, अब बताइए। तो नरेश जी फिर अवाक। तो ये जो सानिध्य है विनोद जी का और परसाई जी का, ये दो किनारे थे नदी के, जिन्होंने इनको एक बहाव दिया, और इस सानिध्य ने बहुत नजरिया बदला इनका कविता के प्रति। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि पिता इनके सिंचाई विभाग में थे। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर लेकर चल रहा हूँ ताकि जब मैं सड़क पर उतरूं कविता के बारे में बात करने के लिए तो फिर लंबी बातचीत हो पाए। पिता सिंचाई विभाग में थे। आसन नदी, पगार बांध, स्कूल कोई नहीं था अगल बगल। तो इनको लग रहा था कि अब क्या करें, तो पानी है, बांध है, वहां समय इन्होंने बिताया काफी। और मुझे लगता है कि समुद्र पर हो रही है बारिश या पानी क्या कर रहा है, ऐसी अद्भुत कविताएं वहां की स्मृति से निकल करके आई है। क्योंकि मैं मेरा ये मेरी अपनी सोच है कि जो
बाल मन, युवा मन की जो स्मृतियां हैं वो सबसे सशक्त होती हैं, वो काबिज होती हैं आपके मस्तिष्क पे, वो हॉन्ट करती हैं आपको कविता लिखने के लिए। तो ये पानी क्या कर रहा है, मतलब मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य, विस्मित हुआ मैं ये जान करके कि वहां पे एक जगह लिखा हुआ है कि पानी खुद 4 डिग्री पर जा करके अपना बिहेवियर, अपना जो नेचर है, प्रकृति है, वो बदल लेती है। ये क्यों? क्योंकि 4 डिग्री के नीचे मछली का जिंदा रहना मुश्किल है और पानी इतनी संवेदनशील है, मनुष्य का तो पता नहीं। एक और बात की विनोद कुमार शुक्ल जी, परम आदरणीय, मेरे और नरेश जी के बीच एक कड़ी है, अदृश्य कड़ी, क्योंकि हम दोनों की किताब, नरेश जी की किताब सुनो चारुशीला और मेरी जो अभी जस्ट किताब आई है अंतस की कुरचन, दोनों के अंतिम पृष्ठ पर उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह है। और ये मैं तो बहुत ही छोटा कवि हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरी जिम्मेदारी बढ़ाती है कि मैं इस चीज को आगे जाकर निभाऊं। नरेश जी के लिए विनोद जी कहते हैं कि गीत ना होने के बाद भी नरेश की कविताओं के शब्द ऑर्केस्ट्रा के लोग लगते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है कि अर्थों का वाद्य सुनाई पड़ता है। उनकी कविता को सुनना जीवन के कार्यक्रम को सुनना है। अब बताइए कितना बड़ा कवि विनोद कुमार शुक्ल, इतने बड़े कवि हैं, वो अपने समकक्ष मित्र के लिए इतनी बड़ी बात कहते हैं। मैं यहां से थोड़ा सा संस्मरणात्मक तरीके से मुड़ रहा हूं। कोलकाता में हम लोग कविता जंक्शन कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि नए कवियों को एक अग्रज कवि के सामने पढ़ना होता है और फिर अग्रज हमारी खामियों को बताते हैं। मेरा पहला पाठ था नीलांबर में बाकी कवियों के साथ, और नरेश जी से जब बात हुई तो वो बहुत सहजता से तैयार हो गए कि नहीं मैं आऊंगा। बहुत छोटा कार्यक्रम हमारा होता है कविता जंक्शन का, इतना बड़ा कवि आ रहा है। तब गिरना जो कविता है, गिरना पे जो वीडियो है हमारा, उस पे काम हुआ और स्मिता का पहला पार्ट था जो आज 8,000 व्यूज हैं जिसके यूट्यूब पे। तो वो पूरा तुरंत तैयार किया गया उनके लिए खास, और हम लोगों ने नरेश जी का इंटरव्यू लिया एक दिन पहले, क्योंकि वो एक दिन पहले आ जाते हैं। हर जगह मैं देखता हूँ सर टाइम से पहले आते हैं, हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो उस इंटरव्यू के दौरान जो बातें हुई वो ताल, लय, संगीत, कविता, जो शिशु की जो उनकी जो कविता है उसका जो पृष्ठभूमि है कि लय ही सब कुछ है, लय भाषा के पहले है, भाषा बाद में है। वो चीज उस दिन उन्होंने बताया, समझाया। और एक अच्छी बात जो उस दिन बताई उन्होंने, मुझे आज तक याद है, कि छंद से बाहर जाने के लिए आपको छंद आना बहुत जरूरी है। नई कविता में छंद से बाहर लिखा जा रहा है, लेकिन छंद अगर नहीं आएगा तो एक राइम, एक रिदम वहां पे मिसिंग होगा। और वो मेरे लिए भी लर्निंग लेसन था। फिर हम प्रोग्राम की, नेक्स्ट डे कार्यक्रम हुआ, कविता पाठ हुआ और सब की कुछ न कुछ कमियां उन्होंने बताई। बहुत ही आराम से सुना उन्होंने। 10 नए कवियों को सुनना कोई आम बात नहीं, आसान बात नहीं है। और मेरी कविता में उनकी एक टिप्पणी थी कि चलो किसी की कविता में किसान और केचुए अभी भी जिंदा हैं। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ये बात थी। उसके कुछ ही दिन बाद मेरा बड़ा मन किया कि सर जब चले गए हैं तो मैंने लगा कि ये बात अधूरी हुई, कि मैं उस समय व्यवस्था में लगा हुआ था, मैं उतना समय नहीं दे पाया सर के साथ। तो मैं फिर अगले महीने लखनऊ गया। लखनऊ जा करके आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना बताए गया और लखनऊ सीधा पहुंचा सर के पास। तो मैं क्या देखता हूँ, उनका घर, उनके घर में 2 विशेष बात। पहली बात कि उन्होंने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ को नहीं काटा, पेड़ उनके 2nd फ्लोर तक बिल्कुल बीच से है। आप सोचिए कि वातावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति कितना गंभीर व्यक्तित्व है इस कवि का। और दूसरा उनका कमरा अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं गुजारिश करूंगा
जो भी लखनऊ अगर जाएं तो उनसे जरूर मिलें, उनके कमरे को जरूर देखें। उनके कमरे में बेड पे हार्डली लेटने का जगह है, पूरी की पूरी किताबें हैं, और वहां दिखता है कि लोग मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। वो कमरा पुस्तकालय है, वो कमरा उनका मतलब सब कुछ है। तो वो एक अद्भुत दृश्य था मेरे लिए। वो दिखाता है कि कितना समर्पित पुरुष व्यक्ति है, कवि है यहाँ पे। मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरे लिए खासकर जब मैं बिल्कुल ही नया था, तो दो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे बहुत संभाला, बहुत जगह टोका। उसमें से एक है नरेश सर, दूसरी है ममता कालिया मैम। नरेश सर का एक दिन मुझे पटना एयरपोर्ट पे फोन आया। उनको पता नहीं है, अभी भी नहीं पता है, आप सुन रहे होंगे तो अलग बात है, कि मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। सर का फोन आया कि तुमने जो है फेसबुक पे कोई कविता लगाई है, तो काम करो कविता पे। और वहां से उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि क्या है शब्द के मायने, अर्थ के मायने, समेटना किसको बोलते हैं, और कटाई छटाई कैसे की जाती है। पूरा उनका वक्तव्य चलता रहा, और मैं एयरपोर्ट से रमना रोड पहुंच गया, और सर मुझे समझाते रहे कि और जो नया होता है हर कवि में, तुरंत लिखो और तुरंत चेप दो फेसबुक पे, तो वो गलतियां हम सब करते हैं। और वहां से उस दिन के बाद से मैं बहुत सचेत हुआ और बहुत सीखा। फिर तो जो चीजें थी कि अब कटाई छटाई में आनंद आने लगा। ये नरेश सर का देन है कि वो जो इंजॉयमेंट है अपने ही कविता को काटने में, वो नरेश सर का दिया हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मुझे 2-3 बार टोका इस बात के लिए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। उसके बाद तीसरी बार मुलाकात हुई सर से रंग विनोद के कार्यक्रम में। विनोद कुमार शुक्ल जी के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे रायपुर में। अब सोचिए कितना बढ़िया मतलब वो समा होगा कि भाई विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना और अशोक वाजपेयी, और तीनों उपलब्ध हैं कार्यक्रम के एक दिन पहले। फिर हम लोगों ने कहा नहीं, इस मौके को जाने नहीं देंगे। और जैसा हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू सेशन रखते हैं हर बार, जब अरुण कमल आए थे या कृष्ण कल्पित जी आए थे, सबके साथ हम लोग एक फ्रेम करते हैं। वहां पे हम लोगों ने 25-30 युवा कवि के साथ उनको अलग से एक छोटे से हॉल में हम लोग बिल्कुल ही जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई लाइव नहीं, मतलब उन्मुक्त बातचीत जिसको कहें। गीत थे, काफी सारे कवि थे, मुक्ति बोध के बेटे जो है वो भी थे, सब लोग थे वहां पे। तो वहां पर मैंने देखा पहली बार कि विनोद जी ने अशोक जी को बात करते करते रोक दिया, कहा नहीं मुझे बोलने दो। ऐसा विनोद जी कभी नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि उनके साथ नरेश जी भी बैठे हुए थे। और एक वो तीनों की जुगलबंदी, पुरानी जबलपुर भोपाल वाली एक जुगलबंदी, ऐसा समा होगा, तीनों युवा बन गए। और हम लोगों के पास वो वीडियो है, जल्द ही साझा करेंगे हम सबके साथ। वो वीडियो एक अविस्मरणीय याद है हम लोगों के लिए। सीखने की दुनिया भर की चीजें हैं वहां पर। फिर उसके बाद हम अभी हाल में एक शब्द समारोह हुआ था जबलपुर में। वहाँ सर के साथ फिर एक दिन पहले से मुलाकात, एक दिन 2 दिन साथ रहे हम। और वहाँ पे संयोगवश मेरे लिए गर्व की बात थी कि हम मंच साझा कर रहे थे सर के साथ। और पहले क्रम कुछ और था, लेकिन अनाउंसमेंट में सबसे पहले मुझे कविता पाठ करने के लिए कह दिया गया। अब मैं नर्वस कि भाई सर बैठे हैं और मैं कविता पाठ करूं, ये तो बड़ा मतलब दुविधाजनक बात हो गई। लेकिन उस नर्वसनेस को वो ताड़ गए पूरी तरह से। और उन आप देखे होंगे अगर जो भी लोग नरेश जी से मिले हैं, वो उनके बच्चे वाली मुस्कान से परिचित हैं। आप उनको देखेंगे, बहुत ही मोहक बचपने की मुस्कान है। मैंने बस वो मुस्कान देखी, मेरा पूरा डर भय गायब हो गया, और मैंने बिल्कुल ही विमुख होकर कविता पाठ किया। और मतलब शायद बेहतर ही हुआ होगा। तो इस तरह का उनका साथ रहा। फिर दूसरे दिन मैं पूरी तरह उनके आगे पीछे ही रहा, उनको स्टेशन छोड़ के आया, क्योंकि मैं कोई भी एक पल गंवाना नहीं चाह रहा था जो उनके उनसे अलग हो। वहां पर मुझे राखी मिली, उनकी छोटी बेटी। राखी को मैं एक कविता से जानता हूं पहले से, कि भाई मछलियां कविता है,
और मछलियां कविता में राखी आती है। जब मैं राखी को प्रत्यक्ष मिला तो मुझे लगा मैं कविता को शायद थोड़ा और बेहतर जान पाया। तो आगे के कार्यक्रम को चलने के पहले मैं चाहूंगा कि मछलियां आपको मैं सुना दूं, क्योंकि इस कविता को मैं जितनी बार पढ़ता हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको एक जिस दृष्टि और अंतर्दृष्टि के बीच का जो एक रास्ता है वो दिखता है और कभी थोड़ा बेहतर इंसान बनता है। तो मैं ये पाठ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मछलियां। एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस रात घर में साफ पानी नहीं था और सुबह तक सारी मछलियां मर गई थी। हम यह बात भूल चुके थे। एक दिन राखी अपनी कॉपी और पेंसिल देकर मुझसे बोली, पापा इस पर मछली बना दो, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए कागज पर लिख दिया मछली। कुछ देर राखी उसे गौर से देखती रही, फिर परेशान होकर बोली, यह कैसी मछली? पापा इसकी मूंछ कहाँ है, सिर कहाँ है? मैंने उसे समझाया, यह मछली का मां, यह छ और यह ली हो गई मछली। इस तरह लिखा जाता है मछली। उसने गंभीर होकर कहा, अच्छा तो जहां लिखा है मछली वहां पानी भी लिख दो। तभी उसकी मां ने पुकारा और वो दौड़कर जाने लगी, लेकिन अचानक मुड़ी और दूर से चिल्लाकर बोली, साफ पानी लिखना पापा। और इस कविता पाठ को मैं उस दिन शब्द के समारोह में जबलपुर में सर के श्रीमुख से सुन रहा था और आप विश्वास करें आंखें नम थी। ये संवेदनाओं की परिकाष्ठा है। एक कवि कितना भावुक हो सकता है। हम लोग को पता है कि नरेश सर जो हैं वो एक बेहतरीन नाटककार हैं और पूर्वा उनकी बड़ी बेटी जो हैं वो उनके नाटकों को देश और विदेश में करती हैं। मेरे लिए नरेश सर एक ध्रुव तारा हैं। ध्रुव तारा इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मेरी दिशा याद रहे। मेरे अवचेतन में वो हमेशा उसी ध्रुव तारे की तरह हैं। वो अक्सर कहते हैं कि कविता दृश्य में नहीं दृष्टि में होती है, और ये मेरे जहन में कौंता रहता है। वो कहते हैं कि देखना एक अद्भुत क्रिया है। जिस कवि को हर कवि को यह समझना जरूरी है कि देखना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कृष्णनाथ का देखना, जैसे जे कृष्णमूर्ति का देखना, जैसे आइंस्टाइन का देखना, जैसे मुक्तिबोध का देखना, जैसे नरेश सक्सेना का देखना। और इन सब देखने के बीच जो कॉमन है वो है दृष्टि की सहजता। और उस सहजता के भी पीछे मैं मानता हूं एक और दृष्टि है जिसका नाम है चिंतन। हम लोग नए लोग अभी इस यात्रा में हैं और समय नरेश सर के साथ ये दृष्टि बहुत पहले से है। मैंने देखा है नरेश सर की कविताओं में कि फैलना और सिकुड़ना दोनों उनको बखूबी आता है। और जिस कवि को ये आ जाए उसकी कविता का फलक बहुत 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 बड़ा होता है और ऐसी दृष्टि उन्हें और भी समृद्ध बनाती है। उनकी बात को सुनिए तो थोड़ी देर के लिए लगेगा विषयांतर हो रहा है, वो भटक रहे हैं। ऐसा मुझे 3-4 बार हुआ, लेकिन अगले ही पल वो आपको ठीक सटीक जगह पे खड़े मिलेंगे। और इस कला में विषय के अंदर रहकर विषय से बाहर जाना, भीतर टहलना, ये ऐसे मुमकिन नहीं है। हम लोग नवसिखिया कवि हैं, लिख रहे हैं, हमें भावनाएं हैं, भावनाओं का उद्गम भी है। हम थोड़ी मोरी चर्निंग से कुछ कविता लिख लेते हैं, लेकिन नरेश सर जैसे लोग कविता पर, भावनाओं पर कमांड और कंट्रोल दोनों रखते हैं। प्रवाह होना, भावनाओं का प्रवाह होना और कमांड और कंट्रोल होना, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी और उनकी दूरी है।
मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, मैं अपनी जगह भी जानता हूं, और उस दूरी को समझने परखने के लिए उनकी कविताएं बार बार पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य है संवेदनाओं की अविरल धारा का फटना, और फटना सिर्फ नहीं, उसका संतरित होते रहना। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी शब्द कुछ भी आप वहां डालें, अंतिम लक्ष्य यही है कि वो संतरित होकर लोगों तक पहुंचे। और यही नरेश जी की कविता की शक्ति है कि वो जन कवि हैं, वो बात उनकी जेहन तक पहुंचती है। नरेश जी को पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप मुझे लगता है कि चींटियां कविता अगर आप पढ़े हो तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा चींटियों के प्रति। मैं अच्छा, कई कविताएं मेरी है जिसका शीर्षक मिलता है उनकी कविताओं से, कंक्रीट, चींटियां, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं है उनके जैसा। मैं चींटियों को देखता हूं कि वो सम्मिलित होकर के एकजुट होकर काम करती हैं, वो देखते हैं चींटियों को सामूहिक हत्या करते हुए। वो कहते हैं चींटियों को चींटियां ना समझना सबसे खतरनाक है। वो जिंदा झिंगूर खा जाती हैं, वो चींटियों को ऐसे देखते हैं। उनका हिस्सा कविता पढ़िए। हिस्सा कविता में आप देखिएगा कि पसीने में पानी और खून में नमक की बात करते हैं, खून में लोहे की बात करते हैं। और इस पृथकता में पानी का क्या होता है, वो हिस्सा में जब आप पढ़िएगा कि दुनिया में नमक और लोहे में हिस्सा है, तो फिर दुनिया भर में बहते खून और पसीने में हमारा हिस्सा होना चाहिए। कितना बड़ा वक्तव्य है ये कि आप पाने के लिए सब कुछ पाना होता है आपको, लेकिन देने के लिए आप उससे विमुख हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। तो आपकी कविताओं को पढ़ते समय एक चौंध उठती है और आंखें विस्मित होती जाती हैं। हमें कविता पढ़ना सीखना आता है, और ये भी लगता है कि ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। नरेश जी की कविताओं में सन्नाटा और झन्नाटा ये दोनों साथ साथ रहते हैं। आप सोचिए कि इन दोनों को साथ साथ निभाना कविता के भीतर ये कोई विरले ही कर सकता है। और जिस खामोशी को एक कवि अपनी कविता के पाठ के बाद अपने श्रोतागण की आंखों में ढूंढता है, वो इनकी कविताओं में, उनके पाठ में अनायास टहलती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जितनी बार इनसे मिलता हूं, मैं थोड़ा और मनुष्य बनता हूं, ऐसा मैंने कई बार कहा है। इनकी एक कविता है पृथ्वी। पृथ्वी कविता में सतह पर ये जल की बात करते हैं और इसके गर्भ केंद्र में अग्नि की बात करते हैं। अब ऐसे पृथ्वी पे हम क्या बात करते हैं, हम फूल, फल, जंगल, पहाड़ की बात करते हैं, और यहाँ एक कवि किसी और दृष्टि की बात कर रहा है। कहता है कि पृथ्वी क्या तुम स्त्री हो, घूमती हो तो घूमते चली जाती हो। आप पृथ्वी कविता पढ़िए, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइएगा, बिल्कुल ट्रांस में महसूस करिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। गर्भनाभ में अग्नि और बाहर से पानी, ये है पृथ्वी, ये है स्त्री। और इन दोनों को इस तरह से प्रस्तुत करना अनुपम। इनकी एक और कविता जो मुझे बहुत पसंद है, फूलों का रोना कविता को आप देखिए तो इसकी पहली पंक्ति पर जाइएगा। तोड़ लिए जाने के बाद भी उन्हें अपने तोड़ लिए जाने के बारे में कुछ नहीं पता। कवि कितना चिंतित है, फूलों का रोना सुनाई नहीं पड़ रहा है, और उनको, कवि को, सामने सारे चेहरे टूटे फूलों के, और रोना किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा। आप संवेदना की प्रकाशा देखिए, कैसे, कितना, कहां, कैसे महसूस कर रहे हैं। एक फूल जिसको तोड़ दिया जाता है, उसको पता ही नहीं कि मुझे तोड़ दिया गया, वो हंस रहा है। ऐसे प्रकृति के लोग भी होते हैं जिनको आप कहते हैं वहीं बैठ जाओ दरवाजे के बाहर, और वहां से नरेश जी की जूता कविता याद आएगी आपको। फूल
उसी मनुष्य की तरह है जो जमींदारी प्रथा और आज भी जो गांव में हो रहा है उसका पर्यायवाची। विज्ञान का असर आप लोगों को पता ही है कि इनकी कविताओं में कितना ज्यादा है विज्ञान का असर, और ये साफ साफ मुक्तिबोध का असर है। मुक्तिबोध ने इनसे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, तो इन्होंने कहा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हो, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूँ, ये XYZ विषय पढ़ रहा हूँ। कविता में ये विषय कहाँ है? और उस दिन उनको झटका लगा कि अच्छा, और इनकी दृष्टि बदल गई, और तब से इनकी कविताओं में विज्ञान का प्रभाव काफी अच्छा है। संवेदना और विज्ञान का समन्वय है, संतुलन है। और कंक्रीट कविता उठा लीजिए इनकी, जहाँ पे खाली जगह का महत्व, उसकी अहमियत के बारे में, और मनुष्य अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ना चाहता, इसके बारे में वो बात करते हैं। गिरना कविता को आप उठा लीजिए, तो गिरना कविता भावनाओं, विज्ञान दोनों का बेजोड़ समन्वय है, और इतनी सकारात्मक कविता गिरना जैसे शब्द को बदल सकता है। ये सेतु कविता है इनकी। तो गिरना कविता का एक छोटा सा हिस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। वैसे तो स्मिता ने इसका इतना अच्छा पाठ किया है कि मेरा करना पता नहीं कितना जायज होगा। मैं जो मुझे पसंद है हिस्सा सबसे ज्यादा वो पढ़ रहा हूं। गिरो प्यासे हलक में घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी को की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह, किसी के दुख में गेंद की तरह गिरो, खेलते बच्चों के बीच गिरो, पतझड़ की पहली पत्ती की तरह। एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए, गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झरती वहां वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए। गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो। गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं, उनका कोई तीर नहीं रचा गया। तो गिरो उससे छुटे तीर की तरह, बंजर जमीन को वनस्पति और फूलों को से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो, सूखी धरती पर पके हुए फल की तरह, धरती को अपने बीज सौंपते हुए। आप देखिए कि कितनी बड़ी कविता है, कितना बड़ा फलक है। विज्ञान यूं ही आ रहा है, संवेदना ऐसे ही आ रही है, दोनों संगम के साथ बह रही है इनकी कविताओं में। नरेश जी, मुझे लगता है कि कम लिखने वाले और बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाले कवि हैं, और जो दूसरों को इतने बड़े कवि होने के बावजूद बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनको दूसरों की कविताएं कंठस्थ है। अब मुझे अपनी कविता कंठस्थ नहीं है, आप इतना अंतर समझिए। लय के बारे में उनसे बात कीजिए तो वो कहेंगे कि छंद आना जरूरी है, क्योंकि छंद से बाहर जाने के लिए, छंद अगर आपको नहीं आता है, आप अगर देखें तो मशीन में भी एक लय है। मशीन परफेक्ट काम तभी करता है जब मशीन लय में चलती है। स्कूटर में पेट्रोल एक लय में आता है तो स्कूटर में गति होती है। तो लय उनकी पृष्ठभूमि रही है, सुर संगीत उनकी पृष्ठभूमि रही है, और इस बात को वो हमेशा मद्देनजर रखते हैं कि भाषा से पहले लय संगीत आया है। शिशु की लोरी आई है, लोरी धड़कन में लय है, वो इस बात को बार बार कहते हैं। और उनकी दो कविताएं खास है, शिशु और घास। ये कविता छंद में है, धर्मयुग में इनके गीत भी छपे हैं, और वे अक्सर कहते हैं कि मैं बोल कर लिखता हूं, इसलिए बोली की लय अनायास ही मेरी कविता में आ जाती है। ये हर कवि के साथ है जो बोल के लिखता है, वो अपनी कविता की छटाई भी उसी तरह से करता है कि अंततः ये लय में अपने आप आ जाए, भले लय से बाहर हो। मुझे याद है एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध जी की मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे भी ये लिखा हुआ था कि शब्द में नाद नहीं हो तो शब्द बेजार लगते हैं। तो वो नाद की ही बात नरेश जी बार बार करते हैं कि भाई नहीं, बिना लय, बिना एक तरन्नुम नहीं कहिए, एक बैकग्राउंड में लय
होना चाहिए कविता में, और जो उनकी कविताओं में काफी कविताओं में है। नरेश जी को मैंने अंग्रेजी के जो मकड़जाल है उससे भी परेशान देखा है हमेशा, और वो इस बात के प्रबल समर्थक रहे हैं कि आप बच्चों को तब तक बेहतर विज्ञान नहीं आएगा जब तक उनके क्षेत्रीय भाषा में उनको पढ़ाया जाए, और इसलिए वो क्षेत्रीय भाषा के भी प्रवर्तक हैं। वो हमेशा कहते हैं कि भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए, उसके लिए फंड मिलना चाहिए। वो बहुत मतलब बेलौस बोलते हैं इसके अगेंस्ट में कि कितना फंड गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया किस चीज के लिए, उनकी स्टेटमेंट्स में कई बार मैंने सुना है। और वो बहुत सजग कवि हैं जो देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है इसके प्रति। मैं तो कृतज्ञ हूं कि उनसे बार बार मिलने का मुझे मौका मिलता है। वो दूसरे को पढ़ते हैं, इसका एक प्रमाण मैं देता हूं आपको कि वो कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं। एक कविता है विष्णु नागर जी की, लॉकडाउन के बीच पटरी पर नींद। वो इस कविता को याद करते हैं, पाठ भी करते हैं अपने तरीके से। जब लॉकडाउन में कुछ लोग कट गए थे तो उस पे उनकी दृष्टि, ये कविता विष्णु नागर जी ने वहां पे लिखी है कि लॉकडाउन के बीच पटरी पर नींद। और नरेश जी उस का पाठ कई बार, मतलब मैं देखा हूं, 2 बार तो देखा ही हूं। विनोद कुमार शुक्ल जी कविता गाते हैं सिर्फ नरेश जी के लिए, एक कविता खास है खास। और नरेश सर विनोद जी के बारे में अगर आप जब भी देखेंगे इंटरव्यू उनका, तो हताशा कविता बार बार उनका जिक्र करता है। नीलांबर ने हताशा पे वीडियो भी बनाया, जैसे गिरना में बनाया, और वो कभी नहीं चुकते। ये क्या दिखाता है कि कैसे बड़े कवि एक दूसरे को की कमियां खामियां और एक दूसरे से कितने घुले मिले हैं। 2000 में इनकी किताब छपी थी, समुद्र पर हो रही है बारिश। ये कविता बहुत बड़ी कविता है, और इस कविता में समुद्र का दर्द छलकता है। वो कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कुछ हटकर करना चाहता है उसे नष्ट कर देने की प्रवृत्ति समाज की शुरू से रही है। समुद्र उछलना चाहता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाता है, तो उसको पनिशमेंट मिलता है। क्या पनिशमेंट मिलता है? नमक ढोने का। नदियां सब तरफ से आ रही हैं, नमक ला रही हैं, गंदगी ला रही हैं, और समुद्र को दे रही हैं, और समुद्र पे हो रही है बारिश। यहाँ बारिश नकारात्मक है, परेशान है वो इन सब चीजों से। उसकी यातना का जो है ये जिक्र है कि क्या गुरुत्वाकर्षण के नीति के विरुद्ध समुद्र की उछाल की सजा है ये। नरेश जी को मैंने देखा है कि समुद्र का जो है दर्द समझने की, बच्चों की तरह मिठास चाहता है। वो एक चीनी चम्मच की मिठास के लिए परेशान समुद्र के ऊपर कविता लिखते हैं। इतने सजग कवि को मेरा प्रणाम। मैं अक्सर कहता हूं कि कृष्णार्थ जैसे कहते हैं कि भाई देखना सीखो और दृष्टि जागृत रखो, तब तुम एक कवि हो, लेखक हो। नरेश सर में मुझे प्रवृत्त जो उनकी जो दृष्टि है बहुत सजग, हमेशा सजग दिखती है, और ये अनुकरणीय है हम जैसे लोगों के लिए। उनकी जो चीटियां कविता में क्या बताऊं, चीटियों को चीटियां समझना खतरनाक हो सकता है। चीटियां आदमखोर हो सकती हैं जो जिंदा झिंगुर चट कर जाती हैं और पता ही नहीं चलता। कैसे कोई ऐसी बात चीटी के बारे में सोच सकता है? मैं पढ़ता हूं तो परेशान कर देती हैं उनकी कविताएं। सोते हुए मनुष्य को कोई जगा दे तो वो कविता है। ये नरेश सर की कविता। उनकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, फूल कुछ नहीं बताएंगे। कितने फूलों से बनती है क्यारी, और कितने क्यारियों में एक बगीचा, कितने क्यारियों से एक बगीचा, और कितने बगीचों से बनती है एक शीशी इत्र की, एक शीशी इत्र की। यह बताएंगे फूलों के व्यापारी, फूल कुछ नहीं बताएंगे। एक जगह लिखते हैं कि फूल को तोड़ दिया गया, वो मुस्कुरा रहा है। एक जगह लिख रहे हैं कि पूरी की पूरी क्यारी इत्र में चली गई, और फूल कुछ नहीं बताएंगे। ये फूल हैं देश का एक पूरा नागरिक वर्ग जिसको इंगित कर रहे हैं नरेश सर। ऐसा हम जैसे पाठक
महसूस करते हैं। कविता का यहाँ एक अंतर्नाद है, एक चित्कार है जिसे कवि भी सुन रहा है और सुना भी रहा है। ऐसे चित्कारों में छिपी है विस्फोट की संभावनाएं। और नरेश जी लिखते हैं कि फूलों पर लिखी कविता जिसमें विस्फोट की गुंजाइश हो, कवि को ऐसी कविता लिखने की कोशिश करनी चाहिए जो जैसे माने एक जगह लिखा था कि फोड़े पर चीरा लगाया गया हो और कविता एक शल्य चिकित्सा की तरह आती हो, शल्य चिकित्सा की गुहार करती है, आपके अंदर जगाती है मनुष्यता, आपको थोड़ा और बीमार होने से बचाती है। जो सुनो चारुशीला कविता में एक लाइन है कि एक तारे से अपना आकाश, तो एक तारे से अपना आकाश बनाने वाले कवि अपनी पत्नी को कहते हैं कि सुनो चारुशीला, एक मैं और एक तुम मिलकर कितने हुए। जब वो प्रेम कविता पे उतरते हैं तो एक अलग ही फ्लेवर उनका आता है वहां पे। और वो आगे बोलते हैं कि एक बादल से मिलकर एक ही बादल होता है, एक रंग से मिलकर एक ही रंग होता है, एक नदी से मिलकर एक ही नदी होती है। नरेश जी की कविताओं में वैसे विविध रंग हैं और उन्हें पढ़कर यही लगता है कि इनको पढ़ते रहें। मैं एक अद्भुत कविता, बहुत छोटी सी कविता है जिसका पाठ करके आपको सुनाना चाहूंगा कि दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। अब ना चौखट में अपने फिट बैठ रहा है, कितनी कीलें ठुकी हुई हैं पर ऐंठ रहा है, बारिश छूने जो कुछ बाहर झूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे भूल गया है। अब इस कविता में लय देखिए, जिस लय की बात वो कर रहे थे पहले, कविता में सब कुछ है जो एक कविता में होनी चाहिए। संवेदनशीलता है, संतरित कर रही है और लय के साथ है। नरेश सर को संगीत की गजब की समझ है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा उनके बचपन की बात, कि जब वो बचपन में उनका घर जो है वो एक सिनेमा हॉल के साथ साझा करता था उनका घर, और वो एक ईंट हटा देते थे तो सिनेमा देखते रहते थे। तो बैजू बावरा 6 महीना देखा उन्होंने। तो संगीत और लय उस सिनेमा हॉल की देन है। और जैसे मुझे खुद लगता है कि मुझे भी धुन गाने, मतलब आप धुन बजाइए मैं गाना बजाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैंने कभी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा लेकिन गाने खूब सुने। तो ये सब चीजों का असर होता है। तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि नरेश सर का सिनेमा की ओर मुड़ना, जुड़ना, निर्देशक बनना, इन सब के पीछे वो बचपन की स्मृति का बहुत ज्यादा रोल है। वो अक्सर कहते हैं कि कविता के पास जाओ तो अंततः संवेदना को संतरित कर सके, वो ज्ञान के लिए नहीं, आनंद और दर्शन के लिए हो कविता। ये वो हमेशा कहते हैं। मुझे याद है चित्रा सिनेमा हॉल नाम था जहाँ पे उनका घर था, और वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि भाषा हमारे पास अंतिम कला के तरह आई, लय के संग पैदा होते हैं हम, चित्रकला गुफाओं में हमसे पहले आया और शब्द अंतिम कला आए तो सबको साथ लेकर आया। तो आप देखिए कि मतलब बिल्कुल जमीनी बातें कर रहे हैं वो। एक और कविता है जिसको कि नहीं अगर मैं मेंशन करूं तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अधूरा ये वक्तव्य समझूंगा कि संख्याएं कविता है। संख्याएं कविता को जब एक्सप्लेन करते हैं नरेश सर तो कहते हैं कि भाई अष्टावक्र 8, जब 8 की बात करते हैं वो, तो अष्टावक्र की बात करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो 8 जगह से मुड़े हुए होते। ऐसी अद्भुत बात करते हैं नरेश सर, और उनकी कविता आप पढ़िए तो मतलब जो भी कहें, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंततः उनका एक और पृष्ठभूमि अगर नहीं बताऊंगा तो वो अधूरा होगा। इंजीनियर हैं और वो मुझसे जब भी बात करते हैं मेरे प्रोफेशन पक्ष के बारे में बहुत बात करते हैं, और अक्सर उनका कहना होता है कि तुम्हारा जो कवि पक्ष है वो तुमको बहुत मदद करता है अपने काम में। और मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ क्योंकि नरेश सर जब सिविल इंजीनियर थे उस समय रायबरेली का सीवरेज का इशू हो या बुंदेलखंड के पाइप का लेआउट री लेआउट हो
या सबसे चैलेंजिंग जो शिलोंग में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पानी ऊपर पहुंचाना और नीचे के बराबर का, तो ये चीज का कॉम्बिनेशन एक कुशल इंजीनियर तभी कर पा रहा है था जब वो एक कवि था। तो मैं अपना वक्तव्य यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। नरेश सर, आप हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहें और हम आपसे सीखते रहें। आपका आशीष हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया यतीश जी इस भावप्रवण वक्तव्य के लिए। और आपने अपने इस संवाद में कई ऐसे पक्षों पर बात की जिन पर बात किया जाना कहीं ना कहीं आवश्यक है। आपका यह संवाद संस्मरणात्मक भी रहा और कविता, उनकी कविताओं को लेकर जो आपकी सोच है, जो दृष्टि है, इसे भी हम लोग जान पाए। मित्रों, विगत कुछ एक दिनों से हम लोग नरेश सक्सेना जी की कविताओं पर और उनकी शख्सियत पर बात कर रहे हैं। वक्तागण उनकी कविताओं को यहाँ पर उद्धृत भी कर रहे हैं और सविस्तार उन पर चर्चा भी कर रहे हैं। यतीश कुमार जी के इस वक्तव्य में भी हमने उनकी कई कविताओं को सुना और उस पर यतीश कुमार जी की राय जानी। एक बेहद सारगर्भित वक्तव्य रहा। यतीश जी, हार्दिक बधाई। मित्रों, मैं इस अवसर पर कुछ और बात अपनी ओर से कहना चाहता हूं। नरेश सक्सेना जो नरेश सक्सेना का जो कवि है, वह मनुष्य के अंतर्मन को बखूबी समझता है। और ये बातें मैं उनकी एक कविता पर केंद्रित होकर कह रहा हूं, बाद में उस कविता का पाठ भी करूंगा। व्यक्ति के भीतर बारीक से बारीक परिवर्तन को भी नरेश सक्सेना का कवि भांप लेता है और उन्हें अपनी कविता में दर्ज करता है। उनके लिए जीवन शक्ति का, साहस का, रुचि का एक खेल का मैदान सरीखा है। और कई वक्तव्यों में हम देख रहे हैं कि किस तरह उनकी कविताओं में वंचित तबके और हाशिए पर रह रहे लोग अलग अलग दृश्य बिंबों में बार बार आते हैं। और जो हमारी अपनी जातीयता है, जो सांस्कृतिक बुनावट है और जिस तरह के हमारे अपने प्रचलन हैं, उसे भी वे अपने हिसाब से कविताओं में लाते हैं। और मैं एक उनकी कविता अजीब बात, उस संदर्भ में ये बातें कह रहा हूं कि किस तरह वे पैरों के पूजे जाने के बहाने जीवन की यायावरी के महत्व को अपने हिसाब से इस कविता में उठाते हैं। तो आइए इस कविता को सुनते हैं। अजीब बात, नरेश सक्सेना। जगहें खत्म हो जाती हैं जब हमारी वहां जाने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं वे ऐसी जगहों में बदल जाते हैं जहां कोई आना नहीं चाहता। कहते हैं रास्ता भी एक जगह होता है जिस पर जिंदगी गुजार देते हैं लोग, और रास्ते पांवों से ही निकलते हैं। पांव शायद इसीलिए पूजे जाते हैं। हाथों को पूजने की कोई परंपरा नहीं है हमारी संस्कृति में। ये कितनी अजीब बात है। तो इस तरह से नरेश सक्सेना जी की हर कविता पर
विस्तार पूर्वक चर्चा हो सकती है। और हमारा यह एकाग्र करने का यह उद्देश्य भी यही है कि हम अलग अलग कविताओं पर चर्चा करें, बातचीत करें और अलग अलग वक्ताओं को सुने। साथियों, यतीश कुमार जी के सौजन्य से हमें कुछ चित्र मिले थे। उन चित्रों की एक वीडियो फाइल हमने तैयार की है और उनके कुछ संदर्भ भी अभी हमें यतीश कुमार जी के वक्तव्य में देखने और सुनने को मिले। तो आइए उन चित्रों से यतीश कुमार के वक्तव्य को भी जोड़ते हैं और यतीश जी जहां आपको लगे तो अपनी बात भी रखें। यतीश कुमार जी। ये वही मार्च 2018 का कविता जंक्शन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे सर आए हैं और मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ कलकत्ता में। जी जी जी, यहीं पे कविता पे काफी चर्चा हुई थी सर से। सर फिर हमारे घर भी आए थे, वही बगल में सामने हमारा घर था। वाह जी ये उसी उसी पल उसी क्षण का है। सारे लोग नीलांबर के हैं यहाँ पे। जी। तो मनीष सक्सेना का जो अपना एक सरल स्वभाव है, लोगों से मिलने की जो उत्सुकता है और जिस बाल सुलभ हंसी की बात यतीश कुमार जी कर रहे हैं, हम सभी लोग इसके साक्षी हैं। और यायावरी की चर्चा कल उनकी बेटी पूर्वा जी ने ये भी। जी जी ये रायपुर का है। रायपुर में हम लोग इकट्ठा हुए थे सब। और उसमें लेफ्ट में एक संजय सैलानी है लड़का। ये जंगलों में काम करता है और सर का बहुत भक्त है। सर का बहुत, कविता से उसका लेना देना उतना नहीं है, लेकिन सर को बहुत पसंद कर, मतलब पूछता है। जी। कुछ एक चित्र और हम देख लेते हैं और इसके जी जी बाद जी संवाद को समाप्त करेंगे। जी। ये मैं उनके घर गया था और मुझे याद है, शहतूत दिखेगा, हल्का सा शहतूत नीचे रखा हुआ है। हाँ उनको शहतूत पसंद है, मैं लेके गया था सर के लिए। और हम लोग आराम से, और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, मेरी एक भूख कविता है। भूख कविता पहले बहुत लंबी थी। तो सर ने सर देखिए कितने बड़े कवियों का ना अलग ही मामला होता है। वो कहते भैया मैं नहीं कविता सुनाऊंगा, तुम सुनाओ। अब उनकी उत्सुकता देखिए, वो मेरी कविता सुनने को तैयार है। फिर मैंने उनको 2-3 कविताएं सुनाई और भूख कविता पढ़ सुनने के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कहीं मिस्टेक था, वहां भी बताया कि यहाँ गलती है। और जी फिर मैंने उसको आधा कर दिया कविता को। ये वो शब्द है, जो अभी जबलपुर में हम लोग मिले थे, जो मैं कह रहा था कि जहां मैं नर्वस था स्टेज पे साझा कर, सर का के साथ स्टेज साझा करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जी वो सर को मेरी किन्नर कविता बहुत पसंद है, तो वो मैंने उस दिन सुनाया था इनको। ये वो जी प्रसंग जब मैं बता रहा था आपको कि जब तीन ऐसे दिग्गज एकदम प्रफुल्लित भाव में आपको मिल जाएं तो आपको जन्नत मिल गया। ये बिल्कुल। उन तीनों को हम लोगों ने खूब बातें की, तीनों सर से। उस समय युवा पीढ़ी में क्या हुआ, उसमें मुक्तिबोध जी के बारे में काफी चर्चा इस समय हुई। और आप देखेंगे विनोद जी का, देखिए वो फ्रंट लीड ले रहे हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन में। ये कभी नहीं होता। ये हम लोग खुशनसीब हैं कि विनोद जी को लीड लेते हुए बात में वार्तालाप में देख रहे हैं। ये वही जबलपुर का है। शब्द में मैं सर का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शब्द में मैं जब भी सर जहां जाते थे मैं रहता था साथ में। तो इस आज तरह भी, से मित्र। हाँ जी जी, आज भी सर से बात हुई और बहुत जब क्या बोलूं मैं आपको, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। उनका एक नहीं। विशेष, पता नहीं उनको, मतलब उनको भी बात करके ना एक अजीब अच्छा, एक फादर वाला फीलिंग है उनका मेरे प्रति। तो मुझे भी वो पिता की तरह ही, पिता तुल्य ही लगते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया यतीश जी, जी हमसे जी, जोड़ने के बहुत लिए और बहुत अपने अपने आपको विचार। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया। मैं कैसा बोल पाया तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन कोशिश की मैंने। बहुत अच्छी बातचीत रही। जी, बहुत सभी आभार
मित्रों सभी का। दर्शकों सबको धन्यवाद जो जुड़े यहाँ पे हमारे साथ। जी, और साथियों अभी 9:30 बजने को है, अभी कुछ समय बचा हुआ है। 10 बजे से हम लोग विनोद भारद्वाज जी को सुनेंगे, और विनोद भारद्वाज और नरेश सक्सेना जी की मित्रता दशकों की जी मित्रता है, जी और लखनऊ के भी पुराने दिन और लखनऊ की वह साहित्यिक गर्माहट, विरासत, आज सब कुछ हम लोग विनोद भारद्वाज जी के मार्फत सुन सकेंगे। अगर संभव हो तो कृपया जुड़ें रात्रि 10 बजे, अब से लगभग आधे घंटे बाद। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। यतीश कुमार। नमस्ते। नमस्ते।